ऑनवर्ड्स द लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेक्चर दोस्तों यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वी आर गोइंग टू टेक द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दोस्तों, मनोविज्ञान के तमाम संप्रदाय जो आपको बेस देंगे टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, हाउ दिस सब्जेक्ट वर्क्स। आइए बढ़ देखते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के क्या दोस्तों संप्रदाय दोस्तों, पहले जान ले। हाँ, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दोस्तों। क्या तो पहले दोस्तों ये जान ले कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ इसी दोस्तों संप्रदाय से नहीं है, हिंदू संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कौन सा संप्रदाय, ये दोस्तों हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मनोविज्ञान में संप्रदाय करते हैं दोस्तों कि समय समय पर वे विचारधाराएं जो मनोविज्ञान को दोस्तों प्रभावित करती रहती है, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो पहले मैं उस वर्ड को लिखूंगा, बहुत डिटेल में दोस्तों जाऊंगा आगे। इस अध्याय में मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन तमाम विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। आज हम ऐसी ही प्रमुख विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कैसा इस अध्याय में मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन तमाम विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को क्या किया दोस्तों, प्रभावित किया है। आज हम ऐसी ही प्रमुख विचारधाराओं पर क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो देख लेंगे, बहुत नॉर्मली आगे चलते हैं इसको। दोस्तों हम पहली विचारधारा लेंगे संरचनावाद दोस्तों। यह चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस सब्जेक्ट की बेसिक समझ के लिए। संरचनावाद दोस्तों, आइए तो पहली विचारधारा क्या है दोस्तों, संरचनावाद। हम एक एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों और खूब तराश करके। पहला यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा या संप्रदाय है जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई दोस्तों। मैं बताना पुंट के बारे में। इसके जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंट माने जाते हैं। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। तीसरा, वुंट के अनुसार चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है तथा चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं: संवेदना, भाव और तीसरा दोस्तों प्रतिमा या इमेज। आइए चौथा, वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पहली दोस्तों आता है कभी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और चेतना का
पांचवा, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए उल्ट की इस विधि का नाम अंतःदर्शन विधि पड़ा। छठा, क्योंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक भी वुंट माने जाते हैं। दोस्तों एक एक लाइन दोस्तों समझाऊंगा, एक एक लाइन। आइए एक बार दोस्तों मैं हल्का सा पहले आपको एक बार समझा दूं कि पहले क्या करें दोस्तों। तो मनोविज्ञान दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? तो उत्तर है दोस्तों, और देखिए हर एक का पासवर्ड है, और इसका पासवर्ड दोस्तों क्या है? चेतना। ये मतलब दोस्तों पासवर्ड क्या है? एक ऐसा वर्ड जो पूरी चाबी को खोल दे दोस्तों। आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं क्या। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी दोस्तों विचारधारा या संप्रदाय है, जिसकी शुरुआत दोस्तों कहां से हुई? जर्मनी से हुई दोस्तों। साइकोलॉजी के विकास में दोस्तों कहीं कहीं जर्मनी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। बहुत सारे फ्रोमेल को देख लीजिए, पिस्टलोगी जैसे लोगों को देख लीजिए, देखते हैं। इसके जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंट माने जाते हैं। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना दोस्तों। वुंट ने क्या कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है दोस्तों? चेतना का विज्ञान है। और देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कर रहा है। अब इसका नाम कैसे पढ़ा होगा क्या? वुंट के अनुसार चेतना हमारे अनुभव, हर अनुभव का आधार है। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको क्या कहा था कि भैया सोने के बाद क्या हुआ? भाई सोने के बाद आपकी चेतना खो गई, आप अचेतन में चले गए, और जब आप सोने के बाद आपकी चेतना खो गई तो हम जब घर्राटा मार रहे दोस्तों तो हमको क्या पता क्या हुआ? इसलिए कह रहा है कि आप कोई चीज तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप चेतना में हो, इसलिए चेतना ही मनोविज्ञान का केंद्र है। इसलिए इसका पासवर्ड क्या दोस्तों? चेतना। याद रखेंगे, पूरा पॉइंट समझ में आएगा। चेतना ही हमारे हर अनुभव का आधार है। तथा दोस्तों उन्होंने कहा चेतना की एक बॉडी है, इसकी एक संरचना है, और इसीलिए सिद्धांत का नाम मेरे बच्चों क्या पड़ा? संरचनावाद पड़ा। फिर सुनेंगे, चेतना की एक संरचना है जिसमें तीन अंग है, तीनों अंग बताऊंगा, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत का नाम संरचनावाद पड़ा, चेतना की रचना के कारण। अब दोस्तों आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं। संवेदना, उन्होंने कहा क्या? चेतना के तीन अंग है दोस्तों, कौन कौन? संवेदना, भाव और प्रतिभा। दोस्तों संवेदना क्या है? जो हमारी इंद्रिया, संवेदना को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंसेशन कहेंगे। देखेंगे संवेदना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंसेशन कहेंगे। और सेंसेशन किससे बना है दोस्तों? सेंस से। और सेंस का अर्थ मेरे बच्चों क्या होती है? इंद्रिया। दोस्तों तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जो कुछ आप इंद्रियों से महसूस कर रहे हो यह दोस्तों संवेदना है। जैसे किस करिए, हमारी नाक दोस्तों गुलाब की खुशबू महसूस कर रही है, एक खुशबू हम नाक से दोस्तों, एक घ्राण संवेदना है। तो यह दोस्तों क्या हुआ? संवेदना। इंद्रियों के दोस्तों आप सोचिए अनुभव आप कैसे करते हो दोस्तों? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा डेटा अपने दिमाग में ले रहे हैं, तो यह संवेदना है जो हम महसूस करते हैं दोस्तों, जो इंद्रियों से अनुभव करते हैं। और जब भी दोस्तों हमारी इंद्रियां हमको अच्छी लगती है दोस्तों, या कुछ अच्छा लगता है तो जो भी महसूस करती है, तो आपको बुरा लगेगा तो अच्छा लगेगा, उसे दोस्तों हम भाव कहते हैं। और भविष्य में दोस्तों जो इंद्रियों ने महसूस किया है उसको दोबारा दोस्तों हम पहचान सके, इसलिए दिमाग में क्या रख देते हैं दोस्तों? क्या? उसकी प्रतिमा रख लेते हैं, इमेज स्टोर कर लेते हैं, ताकि उसे भविष्य में पहचान सके दोस्तों। किस करिए, जैसे एक अंग्रेज दोस्तों भारत आता है, उसका दोस्तों बहुत दिनों से मन है क्या? भैया मैं ताजमहल देखूं दोस्तों, आंखों से उसने ताजमहल देखा, यह संवेदना है दोस्तों। और अगर दोस्तों जो उसे खुशी मिली क्या? वाह यार बहुत दिनों से मैं ताजमहल देखना चाहता था, बड़ी खुशी मिली, यार दोस्तों भाव है। अब कल आप उसको ताजमहल की फोटोग्राफ दिखाओगे, बोलोगे भाई ये क्या है? फिर बोलेगा अरे यार पता नहीं क्या है, बोलेगा हाँ भाई ये ताजमहल है, मैंने कल ही इसको देखा था। तो दोस्तों ताजमहल की एक कॉपी, एक इमेज इसने अपने दिमाग में क्या कर दी है दोस्तों? स्टोर कर ली है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिमा कहते हैं। और ये दोस्तों चेतना के तीन अंग हैं जो हमारा मुख्य क्या है? मुद्दा है दोस्तों। ये देखते हैं वुंट ने दोस्तों 1879 में दोस्तों जर्मनी के लिप्जिग शहर में दोस्तं, और उस यूनिवर्सिटी दोस्तों जहां के प्रोफेसर थे विलियम वुंट, उस यूनिवर्सिटी का भी नाम था लिप्जिग यूनिवर्सिटी। वो लिप्जिग शहर में थी, और दोस्तों आजकल इसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो क्या है, लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की दोस्तों पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और चेतना का क्या किया दोस्तों? अध्ययन किया। तो दोस्तों बहुत पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती दोस्तों। मैंने आपको जो पढ़ा रहा था, मैंने इतिहास बताया क्या कि मेरे हाथ में यह पेन है, यह आपको दिखाई देता है, मैंने एक चश्मा लगा रखा है, ये भी आपको दिखाई पड़ता है, पर क्या आप मेरी चेतना दिखाई पड़ रही है? नहीं है। चेतना कोई वस्तु थोड़ी जो दिखेगी भैया, अपनी चेतना को सिर्फ मैं जान सकता हूं, मेरी चेतना को आप नहीं जान सकते। इसलिए दोस्तों क्या कर रहा है, जो ना दिखे सिर्फ अंदर से महसूस की जा सके, वो भी खुद व्यक्ति द्वारा करा क्या? क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए वुंट की इस विधि का नाम अंतर्दर्शन विधि। दोस्तों कहने का क्या है कि अपनी चेतना के बारे में दोस्तों सबसे बेहतर आप जानते हो। देखिए दोस्तों, तो अगर आदमी सच बोल रहा है तो यह सबसे अच्छी विधि है। क्यों? तो भैया आपके बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है दोस्तों? अगर देखा जाए अंतर्दर्शन विधि बहुत अच्छी है दोस्तों। आप खुद सोचो, अगर आदमी झूठ बोल रहा है तो आप सच का पता नहीं लगा पाओगे, तो यह विधि सबसे बकवास विधि होगी। फिलहाल क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसे आदमी खुद महसूस कर सकता है, अपने अंदर झांक सकता है, इसलिए अपनी चेतना से अपने अंदर सोचना, झांकना अंतर्दर्शन विधि कहलाता है दोस्तों। देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए इस लॉजिक को समझिए, सब कुछ लॉजिकल बना है दोस्तों। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है रट्टा मारने का, सब कुछ कनेक्टेड है दोस्तों। क्या? क्योंकि मनोविज्ञान के बाद दोस्तों कुछ सोचिए, मनोविज्ञान की पहली
वाली प्रयोगशाला किसने खोली? वुंट ने। तो सीधी सीधी बात है यार, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन बनेगा? वुंट बनेगा। और दोस्तों मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के भी जनक कौन माने जाते हैं? वुंट माने जाते हैं। बस करें खातिर आपकी बात को समझने फिर आगे चला जाए। इसको देख लेंगे एक बार। और अब चलेंगे दोस्तों हम मनोविज्ञान के दूसरे संप्रदाय का नाम लेंगे दोस्तों, और इस संप्रदाय का नाम है प्रकार्यवाद। दोस्तों क्या? प्रकार्यवाद। दोस्तों इसको हम बोलेंगे फंक्शनलिज्म। क्या बोलेंगे? फंक्शनलिज्म। और दोस्तों फंक्शनलिज्म क्या है देखेंगे दोस्तों। इसका पासवर्ड क्या है? चेतना के कार्य। दोस्तों चेतना के क्या? एक कदम आगे बढ़ रहा है क्या? कार्य। दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका के विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने उनके सिद्धांत को नकार दिया। दूसरा, जेम्स मानते थे कि जब चेतना, तो इसकी भी बात बहुत लॉजिकल है, जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो चेतना के चेतना के बताने का कोई भी मतलब नहीं है। तीसरा, जेम्स ने कहा कि चेतना के अंगों की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस किया जाना चाहिए। इसलिए उनके संप्रदाय का नाम प्रकार्यवाद पड़ा। दोस्तों चौथा, वुंट के बाद जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में कैम्ब्रिज में खोली। दोस्तों में स्थापित किया। पांचवा, जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है, जिसकी लोकप्रियता ने जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। दोस्तों छठा, इसके अलावा जेम्स ने आत्म संप्रत्यय, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, तथा चेतना के धारा प्रवाह की अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है चेतना एक साथ तीनों तालों में रखती है। दोस्तों अगला सातवां, इसके अलावा
जेम्स ने संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत भी दिया है, जिसका अर्थ है व्यवहार पहले होता है तथा संवेगों का जन्म बाद में होता। एक ही दोस्तों, एक पॉइंट दोस्तों, प्रकारवाद नाम से किस करिए नाम से ही दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि प्रकारवाद का अर्थ होता है दोस्तों कार्यवाद। अगर आप इसका प्र काट दोगे दोस्तों, ये बराबर ना हर एक का एक पासवर्ड है, अगर इसका प्र काट दोगे दोस्तों आपको सीधा सीधा कार्यवाद मिलेगा। भाई दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका के विलियम, दोस्तों मैं लॉजिक समझाता हूं बगल खड़े होकर और आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। क्या अमेरिका के विलियम जेम्स को प्रकारवाद का दोस्तों क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। उन्होंने वुंड के सिद्धांत को दोस्तों नकार दिया। देखिए दोस्तों बहुत लॉजिकल बात है, एक लाइन आपको समझाऊंगा। कह रहा है क्या, जेम्स मानते थे कि जब चेतना दिखाई नहीं देती तो गधे चेतना के अंग क्यों बता रहे थे। आप सोचिए, जैसे आपसे पूछा जाए क्या कि भाई मानव के अंग बताइए, आप भैया मानव की आंख होती है, कान होती है, तो हाथ होते हैं, तो पैर होते हैं। दोस्तों ये दिखता है तो आप बताओगे हाँ भाई मैंने देखा है भाई होता है। पर दोस्तों जब चेतना दिखती नहीं तो आप इसके अंग क्यों बता रहे हो। ये कहा जेम्स ने, किसको, तुम्हारा सिद्धांत बकवास है, चेतना के अंग क्यों बता रहे भाई, जब चेतना दिखती नहीं, चेतना तो अमूर्त है। उसने कहा इससे बेहतर है कि हम फोकस करें कि चेतना, दोस्तों मूल वर्ड है, चेतना कैसे कार्य करती है हम इस पे फोकस करें। और दोस्तों इसी के कारण सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, चेतना के फंक्शंस या कार्य, इसलिए हम इसे फंक्शनलिज्म या प्रकारवाद कहते हैं। तो बहुत तगड़े पॉइंट सुनना। चेतना जेम्स ने कहा कि चेतना के अंगों की जगह हमें चेतना के कार्यों पर फोकस किया जाना चाहिए, इसलिए उनके संप्रदाय का नाम दोस्तों क्या पड़ा, प्रकारवाद पड़ा। वुंड के बाद जेम्स ने दोस्तों एक बड़ी बात है कि मनोविज्ञान क्वेश्चन आया भी है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला दोस्तों किसने खोली, 1879 में हमारे वुंड साहब ने जर्मनी में। फिर दोस्तों 1890 में दूसरी प्रयोगशाला दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोली, किसने, हमारे जेम्स ने दोस्तों, जहां के वो प्रोफेसर थे। और दोस्तों जेम्स ने, ध्यान सुनेंगे, जेम्स ने दोस्तों, विलियम जेम्स ने दोस्तों दूसरी प्रयोगशाला खोली और चेतना का दोस्तों क्या किया, अध्ययन किया। दोस्तों जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और दोस्तों लोग मानते हैं कि आधुनिक युग यह मनोविज्ञान की पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इसे बहुत लोकप्रिय हुई दोस्तों और इससे इतना नाम कमाया जेम्स ने, उन्हें शिक्षक दोस्तों मनोविज्ञान का दोस्तों जनक भी मान लिया गया। अब दोस्तों अभी क्या कि इसके अलावा जेम्स ने दोस्तों ये दो शब्द मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझा दो फिर हट जाऊं तब आप लिखिएगा। दोस्तों पहले जान ले आत्म संप्रत्यय क्या है दोस्तों, अपने कमजोरियों, अपनी ताकत, अपने आप को पहचान लेना है दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, या दोस्तों आत्म संप्रत्यय। जैसे आप समझिए, अब आप मुझे बोले आरपी से चलिए एक भाई एक आदमी को स्टोन है पेट में, उसकी आपको ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है। अब दोस्तों मैं ऑपरेशन करूंगा तो आदमी मरेगा यार, मुझे कोई कट करना तो आता नहीं, तो मैं ऑपरेशन क्या करूंगा। तो ये कह रहा है क्या कि भैया मेरे आत्म संप्रत्यय, मैं बोलो आरपी सर आप गणित पढ़ाओ, मुझे जोड़ना भी सही से ना है दोस्तों, मेरे आत्म संप्रत्यय में नहीं शामिल है गणित का ज्ञान। तो कहने करके अपनी हदें जान लेना, अपनी रियलिटी जान लेना ही क्या है, आप खुद को पहचान लेना कि मैं क्या कर सकता हूं क्या मैं नहीं कर सकता हूं, यही दोस्तों एक आदमी का क्या है, आप संप्रत्यय। दोस्तों पर सबसे बड़ा नाम जो उन्होंने कमाया दोस्तों, इसके अलावा जेम्स ने आप संप्रत्यय की अवधारणा था चेतना के धारा प्रवाह दोस्तों, यह उनका एक बहुत ही बड़ा शब्द है दोस्तों, चेतना के धारा प्रवाह, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा लिटरेचर में भी चलता है, मैं इसे लिटरेचर वालों को भी पढ़ाता हूं। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दोस्तों, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के धारा प्रवाह दोस्तों। क्या पूरी दुनिया को, जैसे हम कहते हैं हम वर्तमान में हैं, हम जग रहे हैं, हम चेतना में हैं, लोग ऐसे कहते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया को यह कहकर जेम्स ने दोस्तों चौंका दिया क्या कि हम दोस्तों यही सोचते थे चेतना हमेशा वर्तमान में होती है, पर जेम्स ने एक साथ दोस्तों यह कहकर चौंका दिया कि चेतना एक साथ भूत में भी होती है, भविष्य में भी होती है और वर्तमान में भी होती है। दोस्तों एक उदाहरण समझा रहा हूं, जिसे मैं आपको दोस्तों पढ़ा रहा हूं, यह मेरा दोस्तों वर्तमान है, तो चेतना मेरी वर्तमान में है, तभी आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों मैं अल्लाह को पढ़ा रहा था, मुझे वहां से ऑफलाइन क्लास में मैं था, मुझे वहां से समय पे निकलना था ताकि मैं समय पर लाइव हो जाऊं, मैं खुश हूं कि मैं समय पे लाइव हो गया। या वर्तमान में रहकर मैं भूत के बारे में सोच रहा हूं, भूतकाल के बारे में, और दोस्तों भविष्य अगली क्लास के लिए दोस्तों मुझे तैयार होना है, या दोस्तों मुझे घर जाना है, मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूं पढ़ाते वक्त। क्या यह मेरा भविष्य के बारे में सोचना है दोस्तों। तो आपने क्या देखा, एक साथ ही मेरी चेतना दोस्तों वर्तमान में भी है, भूत में भी है दोस्तों, भविष्य में है, चेतना पानी की तरह बहती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, चेतना का धारा प्रवाह, जिसकी अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है कि चेतना एक साथ तीनों कालों में दोस्तों रहती है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त बात है, इसके अलावा जेम्स ने दोस्तों एक संवेग का सिद्धांत दिया है, जिसमें जेम्स लैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसका अर्थ है व्यवहार पहले होता है तथा संवेगों का जन्म बाद में होता है। दोस्तों मैं एक बार इसको समझाऊं दोस्तों, आम आदमी, ये बहुत सिद्धांत बहुत आता भी है, तो जैसे आम आदमी आज भी यही सोचता है कि सांप को देखकर पहले हम डरते हैं, मतलब डर का संवेग पहले पैदा होता है तब भागने का व्यवहार होता है दोस्तों। लेकिन जरा सोचिए, जेम्स ने दोस्तों यह कह के सबको चौंका दिया कि पहले व्यवहार होता है तब संवेग पैदा होता है, जबकि हम क्या मानते हैं पहले डर का संवेग आया तब भागने का दोस्तों क्या हुआ, व्यवहार हुआ। दोस्तों आइए जेम्स को एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं दोस्तों, क्या जेम्स सही कर रहा है, कह रहा है, आइए देखिए दोस्तों, किस करिएगा इसे। अब दोस्तों आपने सांप को देखा, अब देखा तो किसने देखा, आपकी आंखों ने दोस्तों, आंखों का देखना है व्यवहार नंबर 1, अभी आप डरे नहीं दोस्तों। अब आंखों ने मैसेज ब्रेन को भेजा, व्यवहार नंबर 2, अभी भी आप डरे नहीं दोस्तों, देखिएगा व्यवहार ही चला, अभी कहीं भी संवेग नहीं है। दोस्तों आपका ब्रेन दोस्तों कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन दोस्तों इस प्राप्त सूचना का विश्लेषण करता है कि यार डरने वाली चीज है कि नहीं, सांप डरने वाली चीज दोस्तों, और ब्रेन ने एनालिसिस किया और कहा नहीं यार सांप तो डंक मार सकता है, डरने वाली बात है। ये दोस्तों व्यवहार नंबर 3 है,
फिर दिमाग ने यह मैसेज हमारी इंद्रियों को, नर्वस सिस्टम को भेजा। अब दोस्तों अब जाके आपको लगा कि यार भागना चाहिए दोस्तों, पर अभी भी आप भागे नहीं है, धड़कनें आपकी तेज हो गई दोस्तों, व्यवहार बीपी बढ़ गया, व्यवहार, तब जाके कहीं आप डरे दोस्तों। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, तो डरना बहुत बाद में हुआ, पर ये इतना जल्दी होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उसने कहा व्यवहार पहले होगा और डरने का संवेग बाद में पैदा होगा दोस्तों। यह कहा किसने? हमारे महान विलियम जेम्स ने। आइए दोस्तों एक बार देखेंगे, फिर आगे चलेंगे इसको। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही दमदार रहेगा दोस्तों। यस, नेक्स्ट पर दोस्तों। और यह दोस्तों क्या है? और यह है क्या? तीसरा दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद दोस्तों। मैं चाहूंगा दोस्तों इसको एक बार आप बढ़िया से देखिए, और इसे हम बोलते हैं क्या? बिहेवियरिज्म। इसको मैं बहुत ही अच्छी से कवर करूंगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस, दोस्तों इसका पासवर्ड क्या है? बाहरी व्यवहार। क्या है पासवर्ड? बाहरी व्यवहार। दोस्तों इस वर्ड को याद रखेंगे, आप इसमें कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी दोस्तों, रखी। दूसरा, वॉटसन ने वुंट और जेम्स के सिद्धांत को यह कहकर नकार दिया कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो चेतना का अध्ययन बेकार है दोस्तों। अगला, इसलिए मनोविज्ञान में चेतना की जगह बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाए क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को दिखता है दोस्तों, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को क्या करता है? दिखता है। अगला, चौथा, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को दिखता है, इसलिए वॉटसन के अध्ययन की विधि बाह्य दर्शन विधि कहलाई। बाह्य दर्शन विधि कहलाई। पांचवा, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है दोस्तों। छठा, तो उनका एक कोटेशन ले रहा हूं, जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं दोस्तों। सातों, वॉटसन ने अपने सिद्धांत पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म, तो व्यवहारवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिहेवियरिज्म। और बड़ा लिख देना, देखिए बिहेवियरिज्म यहां पे लिख दिया है, लिखी है दोस्तों। अगला, आठवां, एक
एक छोटे बालक अल्बर्ट पर अध्ययन करके वॉटसन ने यह निष्कर्ष निकाला शिशु में भय, क्रोध एवं स्नेह तीन संवेग होते हैं दोस्तों। नोट, वॉटसन के कारण ही आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। थोड़ी सी दोस्तों मैं काफी देर तक आपको व्याख्या देता रहूंगा दोस्तों। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट समझाऊंगा और एक एक लाइन समझाऊंगा। ताकि एक बार देखते हैं क्या 1913 में दोस्तों अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में दोस्तों व्यवहारवाद की नींव रखी किसने? हमारे प्रोफेसर जेपी वॉटसन ने दोस्तों। वॉटसन ने दोस्तों का देखिए बहुत ही जबरदस्त पासवर्ड क्या है, बाहरी व्यवहार, बहुत दोस्तों बारीकी से समझ में आएगा बहुत आराम से। वॉटसन ने वुंट और जेम्स के सिद्धांतों को यह कहकर नकार दिया कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो भैया चेतना क्यों अध्ययन करोगे, इसका अध्ययन बेकार है। जरा सोचिए आपकी चेतना में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, मेरी चेतना में क्या चल रहा है। उसने कहा अगर सोचिए गाइस, अगर जेपी वॉटसन की एंट्री नहीं होती तो आज मनोविज्ञान ही खत्म हो गया होता। तो आज हम मनोविज्ञान में मन पढ़ रहे होते, आत्मा पढ़ रहे होते, जो चेतना पढ़ रहे होते, जो कि कोई भी दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा इन सब का अध्ययन यूजलेस है। उसने कहा दोस्तों क्या कि आज से इसलिए मनोविज्ञान में चेतना की जगह दोस्तों मैंने आपको बोला था बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाए। मैंने आपको सुशील क्या बोला था कि अगर मैं अपनी चेतना में पढ़ा, बोले सर लाइव है नहीं साहब, मैं तो अपनी चेतना में लाइव हूं। तो आप बोलोगे सर यार तो चेतना में मैं लाइव होकर पढ़ा रहा हूं। नहीं भाई, मैं तो चेतना में पढ़ा रहा हूं हजारों बच्चों को। तो क्या आप देख पा रहे हैं सर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं? दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्या, इसलिए मनोविज्ञान में चेतना की जगह बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाए, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को क्या करता है दोस्तों, दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? व्यवहारवाद पड़ा दोस्तों। याद करिए क्या, क्योंकि बाहरी व्यवहार दोस्तों याद करिए, पुंज की चेतना नहीं दिखती थी, सिर्फ आप अंदर से उसे महसूस कर सकते हो। जिन्हें याद करिए उनकी विधि का नाम क्या पड़ा था? अंतःदर्शन विधि। पर दोस्तों आप खुद सोचिए, क्योंकि बाहरी व्यवहार बाहर से दिखाई पड़ता है, इसे आप बाहर से अध्ययन कर सकते हैं। इसे दोस्तों अब देखिए ना नाम के अनुसार ही, इसलिए वॉटसन की अध्ययन विधि का नाम क्या पड़ा दोस्तों? बाह्य दर्शन विधि, जिसे बाहर से क्या किया जा सके, देखा जा सके दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात दोस्तों, ये उनका एक बहुत बड़ा कोटेशन है क्या, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है दोस्तों। जरा आप सोचिए दोस्तों, उद्दीपक पहले जाने दोस्तों, पूरे व्यवहारवाद की जान अटकी है किसमें? जो आप थॉर्नडाइक दोस्तों, आप कभी सोचते होंगे ऐसा दोस्तों, यहाँ थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, ये वॉटसन की ही उत्पत्ति है। उसने कहा क्या कि वातावरण में मौजूद दोस्तों, बोलो ध्यान रखें दोस्तों, वंशानुक्रम को नहीं मानते कौन? व्यवहारवादी, अभी आप नीचे समझ जाएंगे। वो कहते हैं सब कुछ वातावरण होता है, वंशानुक्रम कुछ नहीं होता। मैं 1 मिनट में समझाऊंगा, तो पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे। वो कहते हैं कि वातावरण में मौजूद हर वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं वह उद्दीपक है, और उसको पाने के लिए जो आप अनुक्रिया करेंगे वह व्यवहार है, या दोस्तों रिस्पॉन्स है या अनुक्रिया है। अब दोस्तों इस बात को समझो, अब क्या कर रहा है? कर रहा है तो आदमी, इसको सोचिए कि आदमी का बाहरी व्यवहार आपको दिखेगा तभी जब उद्दीपक बाहरी वातावरण में होगा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली का भोजन उसके दिमाग में हो, क्या आप उसे भोजन लेते देख पाएंगे? उत्तर है नहीं दोस्तों। आप बिल्ली को भोजन लेते तभी तो देख पाएंगे जब भोजन बिल्ली से अलग वातावरण में होगा, तभी तो बिल्ली जाएगी भोजन लेगी, तभी आपको जाती हुई दिखेगी। दोस्तों उसने क्या कहा कि उद्दीपक प्राणी से अलग हमेशा कहां होना चाहिए? बाहरी वातावरण। दोस्तों आप यूं कह सकते हैं वातावरणवादी है कौन? व्यवहारवादी। दोस्तों देखिए कैसे, मैं कोटेशन के थ्रू दिखाता हूं। जन्म के समय सभी शिशु क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। सोचिएगा ये कोटेशन कहां से आया होगा? तो इस कोटेशन से ही तो अगला कोटेशन आपने कोटेशन सुना होगा, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूं। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि वंशानुक्रम कुछ नहीं होता, हम वातावरण द्वारा जो भी चाहे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर ये कथन तभी तो सही होगा जब ये कथन आए क्या, जन्म के समय सारे शिशु दोस्तों समान होते हैं, अर्थात वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं है, हम वातावरण द्वारा जिसको जो चाहे वो बना सकते हैं। दोस्तों वातावरण में बाहरी व्यवहार दिखेगा, इसलिए आप फिर से लौट कर दिखाएंगे व्यवहारवाद कहेंगे दोस्तों। देखेंगे वॉटसन ने अपने सिद्धांत पर दोस्तों अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? बिहेवियरिज्म है, या जिसको हम हिंदी में व्यवहारवाद कहेंगे दोस्तों। एक बड़ा ही मजेदार केस है दोस्तों, जो वॉटसन पे कई बार आता है दोस्तों। वॉटसन में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट, जिसे हम छोटा अल्बर्ट या छोटा अल्बर्ट कहते हैं दोस्तों। सुनिएगा, एक छोटे बालक अल्बर्ट पर अध्ययन करके दोस्तों वॉटसन ने बताया, उसमें संवेगों का अध्ययन बड़ा ट्रेंड में था दोस्तों। तो वॉटसन ने बताया कि शिशु में 3 संवेग होते हैं। कौन? पहला क्या? भय, दूसरा क्या दोस्तों? क्रोध, और तीसरा क्या? स्नेह। दोस्तों मैं सिद्ध कर रहा हूं कि वॉटसन ने दोस्तों यह किसके आधार पर कहा दोस्तों? किसके लिए? जैसे कि बच्चा दोस्तों 3-4 दिन का ही पैदा हुआ है, अचानक आप रूम में जाके चिल्लाए तो कैसे कब जाता है, या अपनी आंखें पुतलियां बंद कर लेता है दोस्तों, यह अचानक पैदा हुआ डर है। उन्होंने कहा बालक में डर का संवेग मौजूद होता है दोस्तों। अब क्रोध कैसे? अब आप बोलेंगे सर क्रोध तो दिखता नहीं बच्चे में। दोस्तों किसके लिए? अगर आप बच्चे को दोस्तों कोई चीज उसकी छीन लीजिए दोस्तों, आपने देखा होगा अपने शरीर को पूरा कड़ा कर लेता है। आप उठाइए जैसे गठरी जैसा बन गया है, आप उसको उठाओगे जैसे दोस्तों आपकी बाहों में आना ही नहीं चाहता। दोस्तों इस शरीर को कड़ा कर लेना दोस्तों क्या कहलाता है? क्रोध। दोस्तों भी आंखें लाल करके तो क्रोध पैदा कर नहीं सकता, उसे वो तरीका मालूम नहीं है दोस्तों। लास्ट में क्या स्नेह है, आप दोस्तों जानते हैं 2-3 महीने बाद अपने मदर की आवाज को, अपने माता की आवाज को पहचानने लगता है दोस्तों, और उसे अपने माता से बहुत लगाव होता है दोस्तों। इससे क्या पता चला कि बालक में भय भी होता है,
ग्रोथ भी होता है और स्नेह भी होता है दोस्तों। लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि दोस्तों वॉटसन का ही एक प्रभाव दोस्तों, अगर सोचिए मैंने जैसे आपको बोला था कि मनोविज्ञान का जीवन बचाने का श्रेय किसे जाएगा, यदि वॉटसन को दोस्तों वरना सोचिए आज मनोविज्ञान में आप क्या पढ़ते, आत्मा के बारे में पढ़ते दोस्तों। आत्मा कौन पढ़ा पाता यार, मन को परिभाषित करना कितना मुश्किल है, ये इतना दिखाई ही नहीं देती। सोचिए दोस्तों मनोविज्ञान कैसे पढ़ा जाता है। तो आज जो दोस्तों बाहरी व्यवहार जो हम आप टिप टॉप किताबें सब पढ़ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जेबी वॉटसन की दोस्तों क्या है देन है दोस्तों। मुझे यकीन एकदम क्लियर होगा, बताएंगे कैसा लगा। तो मुझे बताएंगे मैं आपके कुछ, तो हम आगे जाएंगे इस लेक्चर पे क्योंकि कल का लेक्चर और दमदार रहेगा। अब आगे बहुत ही कॉमिक और बड़ा ही हंसने वाला दोस्तों मनोविज्ञान को रियल तरीके से साइकोलॉजी को समझने का एक ही तरीका है, इसे आप अपने जीवन से दोस्तों कनेक्ट करें, आपको बहुत ही मजा आएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आदमी सर सबको इजाजत देता हूं।